मिल गया मिल गया मिल गया। कृषि रसायन का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर एडिशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, यदि आप 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं 9 मार्च को और कृषि रसायन को लेकर परेशान हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये बहुविकल्पी नहीं एडिशन, ये अति लघु भी मान सकते हैं इसे। ये देखिए मेन अति लघु ही है, ठीक है ना। बहुविकल्पी हो सकता है लेकिन ये अति लघु का सेशन है, ठीक है। यूपी बोर्ड का है देखिए एडिशन और 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृषि रसायन के वे विद्यार्थी जो कि परेशान हैं इस पेपर को लेकर, वे वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। और थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और कृषि रसायन के मॉडल पेपर का भी डिस्कशन किया गया है अच्छे से डीजे चैनल पर, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी क्या है दोस्तों, मार्क हो जाएगा यहाँ पर। पेडोलॉजी क्या है, देखिए दोस्तों पेडोलॉजी के बारे में हम लोग बात करें, देखिए तो मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा, भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। एक तरीके से पेडोलॉजी का मतलब होता है कि मृदा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए मृदा की उत्पत्ति की बात होती है, मृदा की आकारिकी की बात होता है, तथा मृदा के वर्गीकरण पर विचार किया जाता है। क्या किया जाता है, इसकी उत्पत्ति के बारे में, आकारिक के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, ये सब जो अध्ययन किया जाता है वो होता है पेडोलॉजी। इसके अनुसार देखिए होता है क्या डिस्टेंस की मृदा जो होता है एक प्राकृत पिंड है। क्या है, प्राकृत पिंड है। यह भूगोल से संबंधित लेख एक आधार है, ठीक है ना। यह भूगोल से संबंधित एक लेख आधार होता है, ठीक है ना। संबंधित लेख का एक आधार है किसे, जिसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा, मिट्टी CN अनुपात क्या होता है। देखिए CN यानी कार्बन नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मिट्टी CN अनुपात क्या है। एक पदार्थ में देखा जाए दोस्तों नाइट्रोजन के द्रव्यमान के कार्बन के अनुपात के रूप में जो होता है परिभाषित किया जाता है। देखिए मुख्य रूप से जो होता है 10:1 के रेशियो में ये होता है, ठीक है ना, 10:1 के रूप में, ठीक है ना। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है। देखिए एमिलेज नाम का जो एंजाइम होता है और एमिलेज नाम का जो एमाइलेज, तो ये जो होते हैं एंजाइम है जो स्टार्च को क्या करते हैं ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बोलते हैं हम लोग, अधिशोषण किसे कहते हैं। देखिए डिस्टेंस अधिशोषण क्या होता है, किसी गैस, द्रव या घुले हुए ठोस के परमाणुओं, आयनों, जीवाणुओं या अणुओं का किसी सतह से चिपकना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। सतह से चिपकना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे आप डस्टर है, जैसे चाक से मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया और डस्टर से क्या किया गया, ब्लैक बोर्ड को साफ कर दिया गया। जब ब्लैक बोर्ड का आप इसकी इरेज करेंगे तो उस पर देखेंगे धूल के कण बैठ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो जो सतह से चिपकना यानी जो ये बात होता है उसी को हम लोग अधिशोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो वो डस्टर पर चिपक जाना ही अधिशोषण कहलाता है। उसमें जो चाक धूल के जो कण होते हैं उनको हम लोग अधिशोष से कहते हैं, ठीक है ना। वो अधिशोष की बात होगी, वो जो डस्टर है अपने में अवशोषित कर लिया, ठीक है ना, अधिशोषण और अधिशोष से। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की ओर। आयन से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेशित का मतलब हो गया धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया, ठीक है ना। तो आयन आवेशित कण होते हैं और इन पर ऋण या धन आवेश होता है, तो आवेशित कण को हम लोग आयन कहते हैं। और आयन ये मुख्य रूप से देखिए धनावेश के रूप में या ऋणावेश के रूप में देखने को मिलता है। ऋण आवेशित कण देखिए क्या होता है दोस्तों, को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। धनावेशित कण को धनायन, ऋणावेशित कण को ऋणायन। तो ये मुख्य रूप से आपका एग्जाम डिफिनेशन हो जाएगा। पीएच मान क्या है, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है। देखिए दोस्तों पीएच के बारे में अगर थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ये होता है H+, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए डिफिनेशन इसके बेस पर बनाएंगे तो देखिए हाइड्रोनियम आयन के, देखिए हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक है ना। वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक। और ये मुख्य रूप से देखिए अम्लता और क्षारकता के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 देखिए होता है उदासीन, 7 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय होता है, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला एडिशन जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं, उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्मी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसे हम लोग उभय प्रतिरोध कहते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार वे होते हैं जो बहुत ही जटिलता से टूटते हैं। जैसे जलीय विलयन में घुलेंगे तो बहुत ही जटिलता से टूटते हैं
उसके अलावा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की बात करें तो वो शीघ्रता से टूट जाते हैं, यानी अपने आयनों में तुरंत वो क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं भैया कि ये जो प्रबल है ये दुर्बल है। तो उभय प्रतिरोध का मतलब होता है दुर्बल अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षारक जो होते हैं किसी दुर्बल क्षारक एवं उसके संयुग्मी जो होते हैं अम्ल, संयुग्मी अम्ल का जलीय विलयन जो होता है उसको हम लोग उभय प्रतिरोध के रूप में कहते हैं। 8वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए भाकरी अनुप केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो है करनाल में है। कहाँ पर है, करनाल, ठीक है। 16 जयंती अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन का हुआ समापन। तो देखिए यहाँ पर करनाल में ये मुख्य रूप से है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के साथ आगे डिविजन्स और बनाते हैं इस सेशन को और भी इंटरेस्टिंग। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, विद्युत चालकता क्या होता है। देखिए डिविजन से विद्युत चालकता के बारे में हम लोग बात करें तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी धारा के मार्ग में यानी चालक के मार्ग में धारा चालक के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं ना। प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, धारा की कमी होती है तो धारा कम होता जाता है ना। तो विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध का भी जो प्रतिलोम हो जाए उसे चालकता कहते हैं। यह एक मापन है कि कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से धारा प्रवाह हो सकता है, ठीक है। इसकी एसआई मात्रक जो होता है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में जो इसका मात्रक है वो है सीमेंज। क्या है, सीमेंज है, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध किसी सामग्री का विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह के विरोध को संदर्भित करता है, ठीक है, ये मुख्य रूप से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लाभकारक तत्व क्या है। लाभकारक तत्व में देखा जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में देखिए ये जो है मृदा के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक पोषक तत्व पदार्थ क्या होते हैं। देखिए पोषक तत्व वह पदार्थ हैं जो शरीर को समृद्ध करते हैं। जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और विटामिन को शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसकी वजह से क्या होता है, वो आवश्यक रूप से जो पोषक पदार्थों का कार्य होता है वो शरीर के लिए पूरा हो पाता है, ठीक है। ये पोषक लाभदायक पोषक तत्व की बात हो गई। ये भी लेकिन मृदा के लिए बात करें तो देखिए ये लाभदायक पोषक तत्व तो मृदा के लिए पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो देखते हैं ना ये खादों के रूप में दिया जाता है ना मृदा को पोषक तत्व के रूप में बनाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आप सभी लोगों के लिए। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपका एग्ज़ाम जैसे आगाज़ और अंजाम की बात होती है तो आपका समापन भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो, ठीक है दोस्तों। इस पर अल्लाह परमात्मा से हम लोग ये दुआ करते हैं और बेहतर तरीके से आप लोग अपने भविष्य का निर्माण करिए। 12th का एग्ज़ाम आपका हो गया तो फिर ग्रेजुएशन में लग जाएगी चपके। ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो गई, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो गई। किसी अच्छे जगह पर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके अपने एडमिशन को लीजिए और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से उनका बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।